स्वागत है दोस्तों आप सभी का पीटीआर एकेडमी में। और मैं हूं रिचा। देखिए, पिछले वीडियो में हमने एंशिएंट हिस्ट्री का मुश्किल से थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन देखा था। अब उसमें हमें ह्यूमंस देखने हैं कि स्टार्टिंग में कैसे उनकी उत्पत्ति होती है, कौन कौन से ह्यूमंस होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार के क्या होते हैं, ह्यूमंस होते हैं। तो देखिए, जो पहले थे वो कौन थे? ऑस्ट्रोलोपिथेकस थे, उसके बाद होमो हैबिलस थे, उसके बाद होमो इरेक्टस थे, उसके बाद निएंडरथल लेंसिस थे, उसके बाद होमो सेपियंस थे। ये देखिए क्या है, ये मनुष्यों का कालक्रम है। इससे पहले वाला वीडियो देखिए आप, मुश्किल से 5-10 मिनट का ही है, उसे आप देख लीजिएगा। नहीं तो ये जो चीज़ें आगे की मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएंगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद जो देखिए। तो इसमें देखिए इनका जो टाइम पीरियड है वो 450 से 500 कॉमन एरा तक मिलता है। उसके बाद इनका 500 से 700 मिलता है, और होमो इरेक्टस का 850 से 1200, और निएंडरथल लेंसिस का 1200 से 1400 तक, और होमो सेपियंस का 1406 से 1600 तक। देखिए इनके टाइम में क्या है, औजार बनने लगे थे। इनके टाइम पे कुल्हाड़ियाँ और इनके टाइम पे क्या है, कर्मकांड वगैरह को क्या है, प्रैक्टिस किया जाने लगा था। तो देखिए होमो हैबिलिस जो था वो क्या था, प्रथम व्यक्ति था, जिस प्रथम औजार निर्माता मनुष्य क्या है माना जाता है, और केवल पूर्वी अफ्रीका तक ही क्या है ये सीमित था। मतलब ये जो होमो हैबिलिस था ये प्रथम औजार निर्माता व्यक्ति है, लेकिन ये जो कला थी वो सिर्फ दक्षिण पूर्वी अफ्रीका तक ही सीमित थी। उसके बाद होमो इरेक्टस को क्या है, हैंड एक्स हस्त कुठार का भी क्या है निर्माता माना जाता है, और आग का आविष्कार तथा विश्वव्यापी प्रसार अफ्रीका, एशिया और यूरोप में क्या है, सर्वप्रथम होमो इरेक्टस ही फैला। यानी सबसे पहले अगर देखते हैं कहीं पर जो कौन फैला, तो होमो इरेक्टस फैला। होमो इरेक्टस ने क्या ये सारे क्या है, आग वगैरह का क्या किया, आविष्कार किया, और सभी चीज़ों का क्या है विश्वव्यापी क्या किया, प्रसार किया। उसके बाद देखिए एक व्यक्ति पाया जाता है निएंडरथलेंसिस। इसे क्या है, कर्मकांड मानने और भारी भरकम शरीर वाला मनुष्य क्या है माना जाता है। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि कर्मकांड मानने वाला व्यक्ति कौन है, तो निएंडरथलेंसिस है। उसके बाद देखिए होमो सेपियंस जो थे वो क्या थे, होमो सेपियंस की क्वालिटी है वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान मनुष्य थे, कलाकारी का क्या है प्रदर्शन करने वाला मनुष्य, और उच्चतर भाषा, यानी वो क्या है अच्छी भाषाओं को बोल लेते थे, और उनका जो व्यवहार था वो भी क्या था, काफ़ी सांस्कृतिक था। उसके बाद देखिए अगर हम देखें मनुष्यों के विस्तार में, विकास में, तो बंदर से उनका मनुष्य में क्या होता है, विकास होता है, जिसे हम प्रीमेट सुपर फैमिली कहते हैं। इसमें हम देखेंगे कि पहले एस्ट्रे, होमो इरेक्टर, निएंडर, होमो सेपियंस, ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो बंदरों में अगर प्रजाति देखें तो पहले चिंपांजी था, गोरिल्ला, फिर गिब्बन, फिर ओरंग उटांग। ये कहाँ थे, साउथ ईस्ट एशिया में थे। तो ये क्या है, कुछ इनका इतिहास है ये कि कैसे कैसे क्या क्या जन्म लेते हैं, क्या चीज़ें कंटिन्यू होती हैं। अगर आप मानव के विकास में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है वो जीन की होती है। तो जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और मानव उद्ध विकास के क्या है वर्षों में मानव जीन्स में भी क्या है लगातार परिवर्तन होते रहे। यानी पहले क्या हुआ करते थे, हम बंदर हुआ करते थे, लेकिन आज क्या है हम एक ह्यूमंस के रूप में आ चुके हैं। तो जीन्स में हमारे क्या है लगातार क्या होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, और मानव की क्या है कपाल धारिता जो है वो भी क्या है बढ़ती रहती है। और शारीरिक लक्षण अगर उसमें हम देखें तो बौद्धिक विकास, क्षमता, कलात्मक प्रतिभा, इन सभी का भी क्या होता रहता है, विकास होता रहता है। ये देखिए कोई जो पीपल होते हैं या कोई इंसान होता है, ये चीज़ें जो है वो किसी ने एक दिन में नहीं सीखी है, निरंतर उसे क्या है विकास हुआ इन चीज़ों का, धीरे धीरे उसने क्या है इन सभी चीज़ों का क्या है सीखा है। उसके बाद जो प्रजनन तथा उत्पत्ति के अनवरत सिलसिले के माध्यम से क्या है बढ़ते रहा। उसके बाद देखिए लोगों की क्या हुई, उत्पत्ति हुई, लोगों की जो प्रजनन शक्ति है वो क्या है बढ़ी।
सारी चीज़ें हुई, तो धीरे धीरे जो ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ वो क्या है, डायरेक्टली नहीं हुआ है, आराम आराम से एक प्रोसेस के थ्रू हुआ है। अगर हम देखें विसरण का सिद्धांत, देखिए विसरण का सिद्धांत क्या है, ये जो सिद्धांत है विसरण का सिद्धांत वो उसका ये मानता है कि प्रारंभिक मानव और आधुनिक मानव का विकास सर्वप्रथम अफ्रीका में हुआ। यानी ये जो विसरण का सिद्धांत है ये मानता है कि अगर आप प्राचीन मानव की बात करें, यानी स्टार्टिंग में जो प्रारंभिक मानव था, और आज के ह्यूमंस की अगर बात करें जो आधुनिक मानव हैं, उनका विकास सभी का कहाँ हुआ है, अफ्रीका में हुआ है। और वहीं से मानव जाति क्या है, पूरी दुनिया में फैली है। यानी स्टार्टिंग अगर देखें, यानी लोग जो पहले पैदा हुए वो कहाँ हुए, अफ्रीका में हुए, और फिर धीरे धीरे क्या है पूरी दुनिया में फैल गए। अफ्रीका की कहाँ, रिफ्ट घाटी में क्या है, ओल्ड वाई गार्ज जो कि तंजानिया तथा तुर्काना झील जो कि केन्या में है, इन स्थलों में क्या है प्रारंभिक मानवों की क्या है उत्पत्ति को माना जाता है, और मानवों की जीवाश्म तथा पाषाण उपकरणों की क्या है प्राप्ति हुई है। अगर आपसे ये कोई कहे कि हमारे पास ऐसे क्या साक्ष्य उपलब्ध है कि हम ये चीज़ मान लें कि इनकी जो उत्पत्ति है मनुष्यों की वो कहाँ, अफ्रीका के तुर्काना झील और ओल्ड वाई गार्ज यानी कि तंजानिया और केन्या की या रिफ्ट घाटी से हुई है, तो क्योंकि हमारे पास साक्ष्य अवेलेबल हैं, जीवाश्म और पाषाण उपकरणों की क्या मिलती है, हमें यहाँ से प्राप्ति मिलती है, जिससे हमें ये चीज़ क्लियर होती है। उसके बाद मानव और पर्यावरण का संबंध देखते हैं कि आखिर मानव और पर्यावरण का जो संबंध था वो कैसा रहा है। देखिए अगर अब आज पहले भी आप देखते हैं या आज भी देखते हैं, मानव और पर्यावरण का क्या है घनिष्ठ संबंध है, दोनों क्या है एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो पहले क्या हुआ करती थी, देखिए पहले जो है वो आइस एज हुआ करता था, आइस इरा हुआ करता था, यानी क्या हुआ करती थी, बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी। तो अगर आप 26 लाख ईसा पूर्व के आसपास देखें तो क्या है यहाँ भारी बर्फबारी हुआ करती थी। उसके बाद गुंद, फिर मिडिल हिमकाल आया, फिर रिस, फिर वोर्भ आया। यानी धीरे धीरे क्या है यहाँ जो है ये वाला जो एरिया है ये क्या होता है, अर्ध हिमकाल है। यहाँ क्या होता है, थोड़ी सी गर्मी होती है ऊपर के अपेक्षा। तो धीरे धीरे क्या है बर्फ़ क्या होने लगी, गर्मी बढ़ने लगी, जलवायु में आर्द्रता आने लगी। तो धीरे धीरे ये क्या है इसमें चेंजेस आने लगे थे। उसके बाद देखिए आइस एज, हिमकाल के क्या है साक्ष्य अमेरिका, यूरोप, भारत सभी जगह पाए जाते हैं। और भारत में हिमकाल का उदाहरण सोहन घाटी पाकिस्तान में मिले हैं। यानी अगर भारत में इसका उदाहरण देखें, पहले देखिए पूरा भारत ही हुआ करता था, आज भले वो पाकिस्तान में, तो अगर आप देखें तो इसका उदाहरण जो कहाँ है वो हमें इंडिया में सोहन घाटी में मिलता है, जो आज प्रेजेंट में कहाँ है, पाकिस्तान में। अगर आप सोहन घाटी का एरिया देखें तो ये साइड वाला एरिया जो है वो क्या है, सोहन घाटी है। उसके बाद अगर आप जिस समय जो मानव का क्या है विकास हो रहा था, उसी समय पूरी दुनिया में क्या है बड़े बड़े हिमकाल के दौर आ रहे थे। ये चीज़ आप याद रखिएगा। यानी धीरे धीरे देखिए मैंने आपको कहा ना कि डायरेक्टली चीज़ें नहीं हुई हैं, धीरे धीरे क्या है विकास हुआ। हाँ, कुछ घटनाएं हैं जो डायरेक्टली घटी हैं, लेकिन उनका फिर भी प्रोसेस कहीं ना कहीं पहले से चालू था, जिसे अत्यंत नूतन युग यानी प्लीस्टोसीन एरा के नाम से क्या है जाना जाता है। तो क्या है भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को क्या है छोड़कर पृथ्वी के अधिकांश भाग जो है इन दोनों बर्फ के मोटे चादरों को में क्या है बिछा रहता था। मतलब आइस एज में क्या है अगर आप देखें तो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र अगर आप छोड़ दें तो ज़्यादातर पृथ्वी के अधिकांश भाग यानी ज़्यादातर भाग में भूमध्य रेखा को छोड़कर क्या है यहाँ पे पूरे तरीके से क्या है बर्फ बिछी रहती है, यानी बर्फ के मोटे मोटे चादर टाइप बिछी रहती। और यहाँ पर क्या है कैसी आंधियाँ चला करती थी, बर्फीली आंधियाँ चला करती थी। ऐसे में मानव जीवन जो था वो क्या था, अत्यंत कठिन तथा चुनौतीपूर्ण था। यानी आइस एज में जब मानव का क्या हो रहा था, विकास हो रहा था, तो मानव की जो लाइफ थी वो क्या थी, काफी कठिन और चुनौतीपूर्ण थी। और बड़े बड़े जो हिमकाल क्या है, बड़े बड़े हिमकाल हुआ करते थे, उसके बीच कभी कभी थोड़ा सा गर्म एवं शुष्क मौसम भी आता था, जिसे क्या है अंतर हिमकाल कहा जाता था। और क्या कहा जाता था, अंतर हिम। और इसी क्या है स्थिति में मानव का जो विकास है वो क्या है प्रकृति के साथ होता है, या प्रकृति से क्या है मानव ने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया तथा खुद की क्या है उत्तरजीविता कायम की। उत्तरजीविता का मतलब है कि जो मनुष्य है उसने क्या है अपने आप को प्रकृति के साथ क्या है बरकरार रखा और अपना क्या है विकास किया। उसके बाद पाषाण उपकरण और काल विभाजन देखते हैं।
इसमें क्या है, देखिए मानव ने अपने विकास के लिए क्या है पाषाण उपकरणों के को क्या है माध्यम बनाया। मतलब कि देखिए क्या है, ह्यूमंस जो थे वो अगर उसी टाइम पे क्या थे, जानवर वगैरह भी थे, तो मनुष्यों को क्या करनी थी, अपनी सहायता करनी थी। और मनुष्यों को अगर अपनी सहायता करनी थी तो उन्हें कुछ ना कुछ ऐसे औजार चाहिए जिसके लिए क्या करें, वो अपनी सहायता कर सके, अपनी क्या कर सके, सुरक्षा कर सके। तो वो क्या है, इसी कारण उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए क्या है, उन्होंने एक ऐसा माध्यम बनाया जिसे हम क्या है पाषाण उपकरणों के तौर पर क्या है जानते हैं, या तरीकों पर क्या है उन्होंने मानव विकास को क्या है बांटकर देखा जा सकता है। यानी किन किन तरीकों से उन्होंने क्या है, मनुष्य ने अपना पाषाण उपकरण के माध्यम से क्या है अपने आप का विकास किया, और किन तारीखों को आधार बनाकर मानव का क्या हुआ, विकास हुआ, वो हम देखते हैं। तो पहले हम पूरा पाषाण काल देखेंगे। पूरा पाषाण काल को हम पैलियोलिथिक एज बोलते हैं, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 26 लाख से 10,000 BC तक है। और ये जो देखिए ये क्या है, खाद्य संग्राहक मानव थे। ये जो मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी ह्यूमंस बताए थे, होमोसेपियंस तक, तो ये पूरे ह्यूमंस हैं। इन्हें क्या है खाद्य संग्राहक मानव जाना जाता है। और अगर मध्य पाषाण काल की आप बात करते हैं, जिसे हम मीजोलिथिक काल कहते हैं, ये 10,000 से 6,000 BC तक चलता है, जिसे हम जलवायु परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और फिर हमारा नवपाषाण काल चलता है, नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज में 6,000 से 2,000 BC तक चलता है, जिसे हम खाद्य उत्पादक मानव के नाम से जानते हैं। यानी नवपाषाण काल का जो इरा आने लगा था, उसमें जो मनुष्य था वो क्या है उत्पादन करने लगा था। उसके बाद देखिए अगर हम पाषाण काल का देखें, अगर उसका विभाजन देखें तो पूरी दुनिया में लगभग क्या है एक जैसा ही माना जाता है। अगर हम पाषाण काल का टाइम ड्यूरेशन देखते हैं तो लगभग सभी जगह क्या है एक सा ही पाया जाता है। इस दौरान क्या है मानव के विकास में पाषाण उपकरण क्या है उसके मित्र बनकर उभरे और एक लंबे समय तक प्रकृति को चुनौती उसके सामने रही। मतलब पूरा पाषाण काल या हिमकाल, जैसे कि क्या था उस समय क्या है सभी चीज़ों का विकास हो रहा था, तो लोगों ने क्या है औजार क्या है औजारों को क्या है औजारों को बनाया, उपकरण क्या है निकाले, जिससे क्या है वो जितनी भी प्रकृति की जो चुनौतियां थी उसके सामने जो आ रही थी उसे क्या वो आराम से फेस कर रहा था। जैसे हम देखें पूरा पाषाण काल या हिमकाल, तो पूरा पाषाण काल में क्या है जो मानव था वो मुख्यतः क्या है भोजन इकट्ठा करने वाला समुदाय था। मतलब वो भोजन बनाता वगैरह नहीं था, सिर्फ इकट्ठा करता था। लेकिन 10,000 BC के आसपास प्रकृति में गंभीर चुनौतियां समाप्त हो गई तथा मौसम आज जैसा गर्म और शुष्क हो गया। मतलब जैसे उस समय क्या है जो मौसम हुआ करता था वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हुआ करता था, तो धीरे धीरे यानी 10,000 के आसपास आते आते प्रकृति जो थी उसमें जो गंभीर चुनौतियां थी वो क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी, और मौसम जो था वो आज के जैसे क्या है गर्म और शुष्क हो गया था, जिसे क्या है न्यूनतम यानी होलोसीन कहा जाता है। यानी जो गर्म और शुष्क हो गया था उसी को क्या कहा जाता है, होलोसीन कहा जाता है। ये कुछ ह्यूमंस का वो है, इसमें 26 ये अत्यंत न्यूनतम युग है। फिर इधर हिमकाल है, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा कि कैसे नियोलिथिक का क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। जैसे यहाँ पूरा पाषाण काल में शिकारी हुआ करते थे, संग्रह करता हुआ करते थे, और किस चीज़ का संग्रह करते थे ये लोग, कंद मूल फल का। उसके बाद मानव विकास जैसे मध्य पाषाण काल में आता है धीरे धीरे, तो वो क्या है कहीं कहीं पर कृषि और पशुपालन भी क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। और अगर हम नियोलिथिक रिवॉल्यूशन में देखते हैं यानी नव पाषाण काल में देखते हैं तो इसमें क्या है कृषि, पशुपालन, स्थायी आवास, मृद भांड यानी उत्पादक कार्य करने लगे थे। ये लोग जो थे वो चीज़ों को क्या करने लगे थे, बनाने लगे थे। और खाद्य संग्राहक की अवस्था से एक खाद्य उत्पादन की अवस्था में मानव के क्या है तब्दील होने के कारण, यानी जो इंसान था वो क्या है पहले जो था वो चीज़ें ढूंढ के लाया करता था, संग्रह करता था चीज़ों का, लेकिन अब जो मनुष्य था वो क्या है चीज़ों को क्या करने लगा था, बनाने लगा था, उगाने लगा था। तो उसी के कारण क्या है पूरा पाषाण काल में जो मानव था वो मुख्यतः शिकारी संग्रह करता था, लेकिन प्रकृति प्रदत्त यानी जैसे ही जो प्रकृति थी वो बदली तो वस्तुओं का उपयोग करता था। लेकिन क्या है नव पाषाण काल यानी जैसे जैसे धीरे धीरे नव पाषाण काल आया तो आते आते कहीं कहीं जो मध्य पाषाण काल में भी जो देखिए मैंने आपको चीज़ें बताई कि मध्य पाषाण काल में भी जो मनुष्य था वो धीरे धीरे क्या है चीज़ों को डेवलप करने लगा था, पशुपालन वगैरह करने लगा था। लेकिन अगर आप पूरा इमर्जेंस देखते हैं तो वो कहाँ देखते हैं, नव पाषाण काल में देखते हैं। तो क्या उसमें कृषि, पशुपालन, मृदभांड,
निर्माण वगैरह क्या है अस्थायी आवास सुव्यवस्थित गतिविधियों में क्या है खुद को शामिल कर लिया था। यानी धीरे धीरे क्या है वो नवपाषाण काल एज आने के साथ साथ धीरे धीरे क्या है मनुष्य जो था वो क्या कर रहा था, विकास कर रहा था और सभी जो कार्य थे वो क्या करने लगा था, उत्पादन करने लगा था, जिसे क्या है मनुष्यों की उसमें एक क्रांतिकारी कदम क्या है माना जाता है। उसके बाद अगर पुरातत्व की बात माने तो क्या है मनुष्यों ने इतने बड़े बदलाव के लिए क्या है के पीछे क्या है कई कारणों की व्याख्या की है। यानी अगर आप पुरातत्व की माने तो यानी जो मनुष्यों ने इतने सारे जो वो किए हैं, विकास किए हैं, उसमें क्या है कई कारणों की व्याख्या की है तथा अलग अलग तर्क दिए हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तर्क है हम देख लेते हैं। जैसे कुछ इतिहासकार है जिन्होंने जलवायु परिवर्तन को तर्क दिया है। इसमें कौन कौन है, आर पेम्पली है और गार्डन चाइल्ड है। और अगर जनसंख्या वृद्धि देखें तो जनसंख्या वृद्धि को किसने, मार्क कोहेन और बिनफोर्ड ने ये बताया है कि जो मानव था वो धीरे धीरे क्या है इसका भी विकास करने लगा। अगर हम मीज़ो अमेरिका और यूरोप, एशिया, इन तीनों स्थानों पर अगर जनसंख्या की वृद्धि के क्या है कहीं कहीं प्रभाव क्या है मिलते हैं। यानी अगर हम मीज़ो अमेरिका या यूरोप या एशिया में अगर देखें तो ये 3 स्थान है जहाँ पर क्या है कहीं कहीं पर जनसंख्या वृद्धि के क्या है प्रभाव मिलते हैं। अगर उत्पादन संबंध का सिद्धांत देखें तो बारबरा वेंडर ने कहा है, मतलब उसने ये कहा है कि अगर किसी ने उत्पादन किया किसी वस्तु का तो इन दोनों में क्या है घनिष्ठ संबंध है। किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए क्या जरूरी है, समझ जरूरी है। पहले तो उसे ज़रूरत महसूस होना चाहिए और फिर उसके बाद वो क्या है उस चीज़ों को बनाने के लिए उसे क्या है दिमाग चाहिए। और अगर हम सांस्कृतिक कारण देखें तो सांस्कृतिक कारण किसने कहा है, ब्रैड वुड ने कहा है। अब हम इनका मूल्यांकन देखते हैं कि आखिर ये इन्होंने जो बातें कही हैं वो कहाँ तक सही हैं। तो मनुष्य द्वारा उत्पादन का कार्य करना जो था वो क्या थी, एक महत्वपूर्ण स्थिति थी तथा क्या है ये क्या था, बड़ा बदलाव भी था। तो अतः इसमें क्या है जो मनुष्य थे वो क्या है बड़े बड़े परिवर्तन कर रहे थे। इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता, जिम्मेदारी को क्या है कारण नहीं ठहराया जा सकता। इसमें कोर कारणों में यानी जितने भी कारण मैंने आपको बताए, सांस्कृतिक कारण, जनसंख्या का एक कारण, तो इसमें क्या है सभी जो है वो क्या है कमोवेश जो है वो सभी अधिक या कम जिम्मेदार होंगे। मतलब बहुत सारी इसमें कोई एक फैक्टर जो है वो जिम्मेदार नहीं हो सकता, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं अलग अलग जो क्या है जिम्मेदार हो सकते हैं। उसके बाद है भारत में पाषाण काल। अब हमें क्या देखना है, पाषाण काल। तो पाषाण काल ये अफ्रीका और ये इंडिया है। अफ्रीका से इंडिया तक का सफ़र हम देखेंगे, क्योंकि अगर ह्यूमंस का इवोल्यूशन देखते हैं, ह्यूमंस की उत्पत्ति देखते हैं तो वो तो अफ्रीका में मानी गई है ना। तो अफ्रीका से अब ह्यूमंस का, हम मानव का इंडिया तक का सफ़र देखेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है, विकास होता है, कैसे क्या आते हैं। तो अगर मानव जो था, जैसा कि हमने पढ़ा, आपको बताया अभी कि मानव का जो विकास है वो कहाँ हुआ, अफ्रीका में हुआ। तो मानव की क्या है जीवाश्म अफ्रीका तथा यूरोप आदि दूसरे देशों में क्या है स्पष्ट रूप से प्राप्त होते हैं। यानी जो मानव का जो विकास है या जो उसके साक्ष्य है वो इंडिया से प्राप्त नहीं होते। अफ्रीका और यूरोप आदि काफ़ी सारे देश हैं जिनसे क्या है प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार जलवायु संबंधी, अब देखिए क्या हुआ, जहाँ इनका इवोल्यूशन होता है तो कुछ तो ऐसे कारण रहे होंगे जिसके कारण ये क्या है दूसरी जगह चले गए, पलायन कर गए दूसरी जगह, कुछ तो ऐसी वजह रही होंगी। तो उस प्रकार क्या है जलवायु संबंधी कारणों की वजह से क्या है भारत में नहीं प्राप्त होते। अतः भारत में मानव की उपस्थिति का क्या है अध्ययन पत्थरों के औजारों तथा दूसरे पुरातात्विक सामग्रियों के आधार पर करते हैं। तो मतलब देखिए क्या है भारत में उसका, अगर हम भारत में देखें कि इनका जो इवोल्यूशन है वो भारत में क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ की जो जलवायु थी वो क्या थी, ऐसी अनुकूल नहीं थी। यानी जलवायु जो कारण थे वो इतने अनुकूल नहीं थे कि यहाँ पर क्या उत्पत्ति हो। लेकिन अगर मानव की उपस्थिति का अध्ययन हम देखें तो पत्थरों के औजारों तथा दूसरे पुरातात्विक सामग्रियों के आधार पर क्या है हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर
विश्व की भांति देखें तो भारत में भी क्या है, पाषाण काल को 3 भागों में क्या है बांटा गया है। यानी विश्व में हर जगह क्या है, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। तो सेम भारत में भी क्या है, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यानी अगर पुरा पाषाण काल का हम जो टाइम देखते हैं वो 5 लाख से 10,000 BC तक है। इसमें निम्न पुरा पाषाण काल आता है और मध्य पुरा पाषाण काल आता है। यानी जो पुरा पाषाण काल है उसके 2 टाइप्स होते हैं, निम्न पुरा पाषाण काल और मध्य पुरा पाषाण काल। उसके बाद जो मध्य पाषाण काल है और उच्च पुरा पाषाण काल, इसमें 3 टाइप होते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड है ये सभी का यहाँ पे क्या हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो इसे आप क्या है देख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भारत में क्या है, पुरा पाषाण काल। ये क्या था, जो अगर इसे देखें तो चूंकि ये जो था वो लंबा काल था, लेकिन इन्हें अगर हम 3 भागों में बांट कर क्या है अध्ययन किया जा सकता है। देखिए मान लीजिए कि अगर हम पुरा पाषाण काल की बात करते हैं तो चूंकि हम इसका पूरा अध्ययन नहीं कर सकते हैं अभी, तो हमें क्या है इसके पूरी चीज़ें भी नहीं डिटेल में पता है, लेकिन फिर भी अगर हम इसका अध्ययन करना चाहें तो इसके जो 3 भागों को हमने देखा, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, इन्हें क्या है हम देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो निम्न पुरा पाषाण काल है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। नहीं तो क्या है, अगर मैं इन्हें तीनों को एक्सप्लेन करूँगी तो लगभग 10 से 12 मिनट लग जाएंगे और वीडियो जो है वो क्या हो जाएगा, काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हम कहाँ से कंटिन्यू करेंगे, निम्न पुरा पाषाण काल से क्या है कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अभी यहाँ पर इसे यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। कहाँ से, निम्न पुरा पाषाण काल से। तो चलिए, थैंक्स।